गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 1 की फिजिकल केमिस्ट्री क्लास है। इसमें हमने चैप्टर शुरू किया था गैसेस स्टेट, और गैसेस स्टेट में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बॉयल्स लॉ। और अब हम पढ़ रहे हैं आज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, पहले डेफिनेशन बाद में लिख लीजिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। अगर प्रेशर क्या रखा जाए, कांस्टेंट, दैट इज एट कांस्टेंट pressure, volume of a given mass of gas is directly proportional to temperature. Volume of a given mass of gas is directly proportional to temperature at constant pressure. यानी स्थिर दाब पर गैस का आयतन ताप के समानुपाती होता है। मीनिंग क्या होगा इसका, कि जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे गैस का वॉल्यूम क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। इसको सॉल्व करें तो V/T जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट, और इससे हमारा रिलेशन क्या निकल जाएगा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इस पर काफ़ी क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। पहले देखो कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस ग्राफिकली। इस लॉ को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए V और T के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन V एंड T, वो आपको पता है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, ग्राफ को रटना नहीं चाहिए, इससे रिलेशन से लेना चाहिए। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन विल बी लाइक दिस। ऑरिजिन से जब भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, कभी इसको यहाँ टच नहीं करना चाहिए। चाहे तो आप डॉटेड से टच कर सकते हैं, लेकिन कभी इसको टच किया मिलता है नॉर्मली, लेकिन वो गलत होता है। ओके, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कभी कभी ऐसा आ गया, मान लो क्वेश्चन कि इसी से क्वेश्चन बना आपके पास कि log V और log T के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा लाइन आएगा। तो एकदम याद तो कर नहीं सकते। अब log V और log T के बीच में ग्राफ पूछा है तो हमें इस इक्वेशन से रिलेशन बनाना होगा। देखो इस इक्वेशन से क्या रिलेशन बन जाएगा, log लीजिए आप, log V माइनस log T इज इक्वल टू log K, जो कांस्टेंट था उसका log ले लिया, तो log V विल बी इक्वल टू log K प्लस log T। log V इज इक्वल टू log K प्लस log T। log T इसके बीच में ग्राफ खींचा है तो दैट इज विद इंटरसेप्ट, ऐसे स्ट्रेट लाइन है। अब ओरिजिन से नहीं आएगी, और ये इंटरसेप्ट होगा, दिस इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू log K। ये इंटरसेप्ट किसके बराबर हो जाएगा, आपका log K के बराबर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, पिछली बार मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी आपको, जब अपन ने P और V के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे थे। उसमें क्या था, हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट था। इसके अंदर हमने कांस्टेंट क्या लिया हुआ, प्रेशर इज कांस्टेंट, इसमें प्रेशर क्या लिया हुआ, कांस्टेंट। अब मान लो हम V और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेकिन अलग अलग प्रेशर लेते हैं। से एक प्रेशर पे वैल्यू ये आई, एक प्रेशर पे वैल्यू ऐसे आई, और एक प्रेशर पे, सारी लाइन ऑरिजिन से हैं लेकिन प्रेशर इज़ डिफरेंट। सब में प्रेशर क्या अलग से, ये वाला P1 प्रेशर है, ये P2 है, और ये क्या है, P3। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन P1, P2 एंड P3, यानी P1, P2, P3 को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। इसको देखने के लिए मैंने आपको मेथड बताया था। क्या मेथड बताया, देखिए इसको देखने के लिए आपको P और V में रिलेशन पता होना चाहिए, या P और T में रिलेशन। P और V में रिलेशन अभी हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है। तो टेम्परेचर आप कांस्टेंट ले लीजिए, टेम्परेचर क्या ले लो, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट लेके देखो, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस टाइप से ग्राफ है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया जी। अब देखो P1 तो ये है वॉल्यूम, P2 पे वॉल्यूम ये है, P3 पे वॉल्यूम क्या है, ये है। अब आपको पता है प्रेशर जितना ज़्यादा होता है वॉल्यूम क्या होता है उतना ही कम। तो प्रेशर ज़्यादा, ये प्रेशर, वॉल्यूम यहाँ पर कम है, वॉल्यूम यहाँ कम है, मतलब ये वाली जो लाइन है क्या इंडिकेट करिए, हायर प्रेशर। कौन सा प्रेशर इंडिकेट करिए, हायर प्रेशर। तो P1 इज़ मोर देन P2 इज़ मोर देन P3। ये इसको देखने का तरीका है। इसको दूसरी चीज़, नॉर्मली हम बॉयल्स लॉ को ऐसे बोल देते हैं, लेकिन बॉयल्स लॉ का एक्चुअल जो डेफिनेशन था वो क्या था, देखिए कि मान लो गैस का वॉल्यूम जो है V0 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड गैस का वॉल्यूम कितना है, V0, और हमने टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया या कम किया। बढ़ाएंगे तो इसका 1/273 बढ़ जाएगा, और कम करेंगे तो 1/273 क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा टेम्परेचर। दैट इज़ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से जो गैस का वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसका 1/273
या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। जैसे मान लो हमारे पास V0 वॉल्यूम ये था और 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमने बढ़ाया तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, V0/273। कम किया माइनस लगा दिया, इतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मान लो टेम्परेचर हमने 2 डिग्री बढ़ाया इंटू 2 कर देंगे, 3 डिग्री बढ़ाया इंटू 3 कर देंगे। मान लो आपने टेम्परेचर T डिग्री बढ़ा दिया, T कुछ भी हो सकता है, तो ये किस पर आ जाएगा, वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली नॉर्मली हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकलते है, देखो हमारे पास आपके पास VT इज इक्वल टू V0 कॉमन आ गया, यहाँ पर V0 कॉमन आ गया, बच गया 1 प्लस माइनस प्लस T/273 डिग्री सेल्सियस बच गया। देख लो यहाँ पर VT क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो इससे बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अकॉर्डिंग अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ हमने टेम्परेचर लिया 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना लिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस साइड में हम क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका, इस साइड में टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम। तो नेचुरली अब 0 टेम्परेचर चाहे कितना ही कम हो, गैस का कुछ तो वॉल्यूम होगा। मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम ये है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कर्व कैसी आएगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर वही रिलेशन है, उस रिलेशन में इसमें कोई फ़र्क नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है इधर तो वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग अब टेम्परेचर हमने कम किया करते गए से टेम्परेचर हमने ये कर दिया, टेम्परेचर कम करते करते ये टेम्परेचर आ गया, और यहाँ पर मान लो हमने कम कर दिया -273 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना कम कर दिया, -273 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब देखो यहाँ पर -273 कर दिया, तो 273 पहले जो टेम्परेचर था मान लो V0 पे जो था, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये वॉल्यूम कितना हो गया गैस का, 0 हो गया, वॉल्यूम गैस का कितना हो गया, 0। और इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो को परम शून्य बोलते हैं हिंदी में, परम शून्य। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर गैस का वो टेम्परेचर जिस पर गैस का आयतन थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से 0 हो जाता है, वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट जीरो। एक्चुअली तो होगा नहीं, टेम्परेचर इस टेम्परेचर को अटेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले ही जो है गैस बहुत पहले इससे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस टेम्परेचर इज डिफिकल्ट टू अटेन, -2, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। डन। इसी एब्सोल्यूट जीरो से, इसीलिए जब भी हम टेम्परेचर में कैलकुलेट केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो केल्विन में टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। हमारे पास जो भी क्वेश्चन करेंगे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, एक भी फार्मूला ऐसा नहीं आएगा जिसके अंदर की टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में रखें। सब में टेम्परेचर हमारा किस में आएगा, केल्विन में आएगा, केल्विन में रखना है। जो भी टेम्परेचर दे रखा हो, गैस का वॉल्यूम का क्वेश्चन कर रहे हैं, वॉल्यूम प्रेशर का क्वेश्चन कर रहे हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर, कोई भी क्वेश्चन, गैस इक्वेशन के कितने ही क्वेश्चन करेंगे अभी अपन इस चैप्टर में, तो सब में टेम्परेचर हमें किस में यूज़ करना है, केल्विन में यूज़ करना है। डन। ये चीज़ें चार्ल्स लॉ में, ये पर्टिकुलरली ये जो चीज़ बताइए ना, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड पैरामीटर ड्रॉ करना है हमको 2 पैरामीटर से। ओके, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे एक एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट लॉ कौन सा देखते हैं, एवोगैड्रो लॉ। हेडिंग डाल दीजिए आप, एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ का मतलब क्या है, एवोगैड्रो लॉ का मीनिंग, बेसिकली मीनिंग क्या था, कि वॉल्यूम ऑफ, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखें, कांस्टेंट, तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। लेकिन इसका मीनिंग क्या था, कि टेम्परेचर, ये 3 गैसेज हैं, अलग अलग 2 अलग अलग गैसेज हैं, इनका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम है। तो इसके अंदर मान लो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये गैस कोई और है x, ये दूसरी गैस है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, कोई तीसरी गैस है, वॉल्यूम उतना ही है लेकिन इनका साइज़ और बहुत बड़ा है। तो आपको कॉमन चीज़ नज़र आ रही है ना इसके अंदर,
मैंने कॉमन चीज़ क्या बनाई इसके अंदर कि टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सेम होने पर उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसी चीज़ को हम ऐसे बोल रहे हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है दिस ब्रैकेट में लिख सकते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट। इसको यूँ ध्यान रखना है आपको कि वॉल्यूम ऑफ 1 mole of all gases, volume of 1 mole of all gases at STP, volume 1 mole of all gases at STP is 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर 1 मोल। अब देख लो, इसको ऐसे देख लीजिए कि अगर 22.4 लीटर अलग अलग गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम है, उनका टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो गया STP, तो सब गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, एक एक नंबर ऑफ मोल होगा, एक एक मोल होगा उनके अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो लॉ। अब इन तीनों लॉ को अगर हम कंबाइन कर दें, इन तीनों लॉ को हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके हमारी इक्वेशन बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तीनों गैसेस को कंबाइन करने पर क्या बनेगी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो नॉर्मल इसको कैसे लिखते हैं, आप लिखो कॉपी में, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अनुसार V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट लाइन, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स नियम के अनुसार वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख लीजिए कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये 3 लॉ हमने पढ़े, इनका मैथमेटिकल फार्मूलेशन लिखा शॉर्ट में हमने। कंबाइनिंग ऑल दिस 3, इन तीनों से रिजल्ट क्या बन जाएगा कि वॉल्यूम इज, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके आ गया, N और T के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, P के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और कांस्टेंट लगाइए R, तो क्या बन जाती है, गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू NT और R, वेयर R इज गैस कांस्टेंट। R क्या चीज़ है, गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक। R देखो, R इतना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आप कोई भी चैप्टर पढ़ लें, नाम इसका गैस कांस्टेंट है, हर जगह काम आएगा। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ें, आप काइनेटिक्स पढ़ें, आप सॉल्यूशन पढ़ें, ऐसा कोई चैप्टर नहीं आएगा जहाँ पर कि हम R का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इट इज़ सच ए इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट। तो नेक्स्ट, इन गैस इक्वेशन के बाद हम देखते हैं कांस्टेंट के बारे में। तो गैस कांस्टेंट में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि गैस कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या है, इसकी नेचर क्या है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट R की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब क्या होता है कि आपने को ये बताना है कि उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, उनके डायमेंशंस क्या होते हैं, और उसके बाद हम निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए इसमें, नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट R। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दो, नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट R। गैस स्थिरांक R की प्रकृति, प्रकृति का मतलब है कि हमें क्या बताना, उसकी डायमेंशंस क्या है। ओके, इसको निकालने के लिए हम कैसे लिखते हैं, देखो PV इज इक्वल टू nRT। तो R किसके बराबर आ गया जी, PV अपॉन NT, PV अपॉन NT। P इज व्हाट, प्रेशर। तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर की डेफिनेशन अपने पढ़ रखी है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल, एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन लिख दिया मैंने, टेम्परेचर लिख दिया, एक ही बात है। पूरी अभी मैंने बताया था कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर किस में लेते हैं हम, केल्विन में लेते हैं। ओके, व्हाट इज फोर्स इनटू लेंथ, फोर्स इनटू लेंथ इज नथिंग बट वर्क। तो वर्क, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, वर्क पर केल्विन पर मोल। R की यूनिट क्या होगी, वर्क पर केल्विन पर मोल। लेकिन वर्क और एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम। कार्य और ऊर्जा दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं। तो R की जगह हम क्या ले लेंगे, वर्क की जगह क्या ले लेंगे, एनर्जी पर केल्विन पर मोल। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट R, तो आपका आंसर क्या होगा, R इज एनर्जी
पर केल्विन पर मोल, और ऐसे डिराइव करके सिंपल डेरिवेशन कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सिंपल वैल्यू लिखी है मैंने, पी वी इक्वल टू एन आर टी से आर की वैल्यू आ गई। तो डायमेंशंस ऑफ आर, नेचर ऑफ आर की प्रकृति का आंसर क्या होगा, एनर्जी पर केल्विन पर मोल। पर केल्विन पर मोल तो देखो कभी चेंज होगा ही नहीं इसके अंदर। अब एनर्जी के अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं, एनर्जी जूल्स में हो सकती है, अर्क्स में हो सकती है, कैलोरीज में हो सकती है, और नॉर्मली जब गैसेस का चैप्टर पढ़ते हैं तो लीटर एटमॉस्फेयर में हो सकती है, लीटर इंटू एटमॉस्फेयर, दैट इज प्रेशर इंटू वॉल्यूम। देखो हमेशा ध्यान रखो, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज वर्क, प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, वर्क, वर्क क्या होता है, एनर्जी, प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या हुई हमारे पास, एटमॉस्फेयर, इसकी यूनिट है लीटर। तो लीटर इंटू एटमॉस्फेयर इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, लीटर इंटू एटमॉस्फेयर इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, ये आपको जरूर ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके नेक्स्ट, इसके बाद हैंड डाल दीजिए आप, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर का अंकिक मान, हिंदी में लिख लीजिए आर का अंकिक मान। अब आर का अंकिक मान निकालना बड़ा आसान है, अलग अलग सिस्टम में वैल्यू निकाल लेंगे हम आर का अंकिक मान। मैंने बताया जैसे कि आपको केल्विन और पोल तो चेंज कभी होगा नहीं, एनर्जी चेंज होगी। एनर्जी के कौन कौन से यूनिट हो सकते हैं ये भी बताया, लीटर एटमॉस्फेयर हो सकता है, जूल्स हो सकता है, अर्क्स हो सकते हैं, कैलोरीज हो सकते हैं। तो इन सब में हम एनर्जी की वैल्यू लेके अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगे। तो नंबर 1 लिख लीजिए आप, इन लीटर एटमॉस्फेयर सिस्टम, इन लीटर एटमॉस्फेयर सिस्टम। ओके, लीटर एटमॉस्फेयर सिस्टम में हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो वही देखो, अभी आपने देखा आर, तो आर किसके बराबर होगा, पी वी अपॉन एन टी, पी वी अपॉन एन टी इज आर। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए वाई इट इज़ कॉन्स्टेंट एंड वाई इट इज़ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, अभी एवोगाड्रो लॉ बताया था आपको, एक लाइन लिख लीजिए आप, वो हमेशा पूरे आर की वैल्यू निकालने में काम आती जाएगी। अभी मैंने उसके अंदर बताई थी आपको, चार्ल्स लॉ में लाइन बताई थी, एवोगाड्रो में बताई थी लॉ। देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 mole of all gases at STP is 22.4 liter, 22.4 liter, 22 volume of all gases at STP is 22.4 लीटर। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 22.4 लीटर। ओके, अब इस 22.4 लीटर से हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना हो गया इसका, 273 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम कितना हो गया, 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल कितना हो गया जी, 1 मोल, ये चीज़ हमकी। प्रेशर आ गया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, टेम्परेचर आ गया 273, वॉल्यूम आ गया दिस, एन आ गया दिस, प्रेशर, प्रेशर विल बी 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी। तो आर इज इक्वल टू, प्रेशर कितना लिखा हमने, 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना लिखा, 22.4 लीटर, एन हमने कितना लिखा यहाँ पर, 1 मोल, और टेम्परेचर कितना लिख दिया, 273 केल्विन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.082। ऊपर देखो क्या बच गया हमारे पास, लीटर, एटमॉस्फेयर, केल्विन पर केल्विन, और मोल ऊपर गया तो क्या बच गया, पर मोल। तो आर की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी, गैसेस के चैप्टर में काफ़ी ये यूज़ होती है, बाकी ज़्यादा चैप्टर्स में जूल्स या अर्क्स या कैलोरीज में यूज होती है, लेकिन यहाँ पर गैस के चैप्टर में वैल्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर। और आपको ध्यान रखना, देखो मैंने क्या बताया था आपको, लीटर एटमॉस्फेयर, व्हाट इज़ लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर किसकी यूनिट है, लीटर एटमॉस्फेयर इज यूनिट ऑफ एनर्जी। तो बात वही आ गई, एनर्जी पर केल्विन पर मोल, डन। ओके, ये होगी वैल्यू किसके अंदर, इसके अंदर। अब इसको हम डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं जूल्स में, और आप चाहो तो अपन वैल्यू यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं। आपने क्या करना होगा, लीटर, लीटर को किस में चेंज करेंगे, मान लो ऐसे सिस्टम में करना है, तो ऐसे सिस्टम में करने के लिए लीटर की जगह वॉल्यूम किस में लेंगे, मीटर क्यूब में लेंगे। प्रेशर, प्रेशर किस में लेंगे हम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेंगे। यानी इसको हम चेंज कर दें किसके अंदर, मीटर क्यूब में, और एटमॉस्फेयर को चेंज कर दें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ओवरऑल क्या आ गया, देखो न्यूटन मीटर आ गया। इससे न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हो गया, वर्क, वर्क क्या हो गया, एनर्जी।
यानी हमें लीटर को कन्वर्ट करना आना चाहिए मीटर क्यूब में, एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करना आना चाहिए इसके अंदर, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अपने आप सीजे सिस्टम में और एसआई सिस्टम में, और एसआई सिस्टम में एनर्जी किस में होती है, जूल्स में। डन। इसके लिए आप कन्वर्जन फैक्टर जरूर याद रखिए, थोड़ा हमेशा ध्यान रखो। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंट। नोट कर लो सब लोग बहुत अच्छी तरह, पूरे चैप्टर में हमारे पास काम आते रहेंगे। 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर इज इक्वल टू दिस। बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा, हमेशा याद रखिए 1 लीटर इज इक्वल टू दिस। दूसरा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो होता है नॉर्मल टर्म है, वास्तव में ऐसे सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कौन सी यूनिट बोलते हैं, पास्कल। एक एटमॉस्फेयर में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होते हैं, उसकी वैल्यू आप लिख लीजिए 1.01 इंटू 10⁻⁵। 1.01 इंटू 10। 1.01 की कोई बात नहीं, थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। नॉर्मली अपन क्या यूज़ करा करेंगे, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। ये कन्वर्जन हमेशा आप ध्यान रखो, और इससे अपने पास कई क्वेश्चन में हमें हेल्प मिलेगी। कन्वर्जन के लिए एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, वो अभी नोट करो ध्यान से। आपको पूरी केमिस्ट्री में कैसा भी कन्वर्जन करना हो, केवल 2 चीज़ आनी चाहिए, वो आपको सबको आती हैं, मैं लिख दूसरे तरीके से रहा हूँ। सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। इससे कभी भी इनको यूज़ करते हुए, आप लोग को पता है किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन इससे कभी भी यूनिट कन्वर्जन में गलती नहीं होगी। कैसा भी यूनिट कन्वर्जन कर देना, हमें गलती नहीं होगी, करते रहेंगे अपन। इससे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, एसआई सिस्टम वैल्यू निकालेंगे, आर की सीजे सिस्टम वैल्यू निकालेंगे, कैलोरीज वैल्यू निकालेंगे। इतना आप रिवाइज करते रहिए अपना। चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।